बी चैनल। आई एम आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट के सिविक्स पार्ट को, जिसका फर्स्ट चैप्टर जो पहले था वो हट गया है, तो अभी सेकंड चैप्टर हो गया। ये क्या हो गया, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में इसके एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, हियर इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज। 4 कंट्रीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कुछ दी गई है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, और वहाँ की जो जानकारियाँ प्राप्त हुई उसके ऊपर आधारित है। तो आपको बताना है हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ दीज कंट्रीज, राइट डेमोक्रेटिक, अंडर डेमोक्रेटिक और नॉट श्योर अगेंस्ट ईच ऑफ दीज। यानी आपको इन सब कंडीशन को देख के पढ़ के ये बताना है कि भाई इस कंट्री में डेमोक्रेसी है कि अनडेमोक्रेटिक है, या फिर आप श्योर नहीं है, क्या कहना चाहेंगे। तो क्वेश्चन ए का देखिए, फर्स्ट का ए कह रहा है कंट्री ए में क्या है कि पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्री ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव देयर राइट टू वोट। यानी जो कंट्री ए है उसमें ये कंडीशन जानकारियाँ दी रही हैं कि भाई जो वहाँ के लोग हैं ना, वो ऑफिशियल रीजन को जो है ना, वहाँ लोगों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं है। तो आप बताइए यह कंट्री कैसी है। बिल्कुल सही, ये अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। उसी तरह बी ऑप्शन है आपका, कंट्री बी, द सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शंस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों से यदि कोई एक ही पार्टी इलेक्शन को जीत रही है तो भाई आप उसको क्या कहेंगे, क्या वहाँ डेमोक्रेसी है या नहीं है। तो इसके लिए कंफर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टी जो है वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही हो, इसलिए वो 20 सालों से जीत रही हो, है ना। तो इसलिए हम यहाँ श्योर नहीं है, इस केवल इतनी सी बात से हम ये नहीं कंफर्म कर सकते भाई कि वहाँ डेमोक्रेसी है कि नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे नॉट श्योर। सी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सी क्वेश्चन में है, कंट्री सी रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शंस। तो जो ये है जो रूलिंग पार्टी है ना, वो 3 सालों से, पिछले 3 इलेक्शन से जो है ना वो हार रही है लगातार। तो यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक है, तभी तो हार रही है ना। अगर नहीं होती डेमोक्रेसी तो वहाँ पे हारने का कोई चांस ही नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर डी है, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जिस देश में इलेक्शन कमीशन डिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंट ना हो वहाँ पर क्या होगा, अनडेमोक्रेटिक होगा। बिल्कुल हाँ, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, हियर इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज। यहाँ पर 4 कंट्रीज़ के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ कंट्रीज, राइट डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक, नॉट श्योर। इसमें भी वही आपको करना है। क्वेश्चन 2 में भी आपको यही बताना है भाई कि यहाँ डेमोक्रेटिक है कि अनडेमोक्रेटिक है, कि आप श्योर नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो चलिए ठीक है, इसको रीड करते हैं। पहला कंडीशन है, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। यानी बिना चीफ ऑफ आर्मी के वहाँ की जो कंट्री है, वहाँ की कंट्री का जो पार्लियामेंट है वो कोई लॉ पास नहीं कर पाता है किसी भी चीज़ के लिए। तो भाई वहाँ पे इसका मतलब है कि अनडेमोक्रेटिक है। ठीक है, बी का हो जाएगा आपका कि द पार्लियामेंट कैन नॉट पास द लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी। यानी जुडिशरी के पावर्स को पार्लियामेंट जो है कोई लॉ पास नहीं कर रहा है जिससे कि उसकी पावर्स रिड्यूस हो, कम हो, तो वहाँ पर क्या है, अनडेमोक्रेटिक है। सी ऑप्शन है कि द कंट्रीज लीडर्स कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विथ अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री। देखिए कंट्री के जो लीडर्स हैं ना, वो कोई साइन नहीं कर सकते, कोई ट्रीट नहीं कर सकते हैं किसी और कंट्री से बिना ही उनके परमिशन के लिए। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं ये तो वो खुद डिसाइड करेंगे ना कि उनको किस तरह से ट्रीट करना है अपने अलग कंट्री को, या फिर किस तरह से उनके साथ बिहेवियर रखने हैं, है ना, या किस तरह के परमिशन कौन सी कंट्री से लेने हैं या नहीं लेने। तो ये डेमोक्रेसी पे डिपेंड नहीं करता। सो वी कैन से हियर नॉट श्योर। डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। डी ऑप्शन है आपका, ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय द ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल बैंक विच द मिनिस्टर्स कैन नॉट चेंज। यानी जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं उस देश में, वो भी किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, और जबकि मिनिस्टर इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यानी वहाँ के बैंकों के द्वारा वहाँ पे आर्थिक स्थिति का जायजा मुआयजा किया जाता है, मिनिस्टर उसमें कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। तो बताइए वहाँ पे डेमोक्रेसी है कि नहीं है। तो देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग श्योर नहीं है। डेमोक्रेसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इट में भी दैट पॉलिटिक्स जो होंगे, जो नेता हैं, उनके पास हो सकता है टैलेंट ना हो इतना ये सब करने का कि वो डिसीजन ले सकें, तो बैंक ही अपनी जिम्मेदारी निभा के कर रहे होंगे वो लोग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं वी आर नॉट श्योर दैट देयर इज डेमोक्रेसी, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट गुड एग्रीमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सा ऐसा फेवर है जो कि डेमोक्रेसी के फेवर में अच्छी एग्रीमेंट नहीं मानी जाएगी। तो पहला है देखिए, पीपुल फील
पीपल फील फ्री इक्वल इन डेमोक्रेसी, लोग जो है डेमोक्रेसी में फ्री और इक्वल महसूस करते हैं खुद को, है ना। दूसरा है डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ए बेटर वे देन अदर, दूसरों के तुलना में जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे से रिजॉल्व करती है अपने तमाम समस्याओं को, नए रास्तों को निकालती है। सी कह रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपुल, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना वो अकाउंटेबल होती है, उसको जवाबदेही होती है, उसको बताना पड़ता है कि भाई वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, पूरे पब्लिक को, ठीक है। और डी है डेमोक्रेसीज आर नॉट मोर प्रोस्पियस देन अदर्स, तो देखिए इसमें से ये बताना है आपको कि जो डेमोक्रेसी है वो प्रोस्पियस है किसी और तुलना में, किसी और टाइप की कंट्री से या नहीं। तो इसमें आंसर के रूप में हम लोग ये लिखेंगे भाई कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। देखिए किसी भी देश की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है ना, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स कितने हैं, वहाँ की ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी है, एजुकेटेड है कि अनस्किल्ड है, इस पर डिपेंड करता है। फाइनेंस पे भी डिपेंड करता है, जियोलॉजिकल भी सेंचुरियों पे भी डिपेंड करता है, इत्यादि ऐसी चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करता है। ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सम रोल टू प्ले, सो इट कैन नॉट बी सीन एज अ गुड एग्रीमेंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट का जो अच्छे एग्रीमेंट्स हैं उस सब में यदि हम लोग देखें तो कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि सब चीज़ें मिला के हमारे डेमोक्रेसी में होना बहुत ज़रूरी है, गुड एग्रीमेंट्स के रूप में होना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें फैक्टर होने चाहिए गुड एग्रीमेंट्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 है ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट कंटेन्स डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट्स। ये देखिए इन सब में डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट शामिल किए गए हैं। राइट अबाउट द टू सेपरेटली फॉर ईच स्टेटमेंट, सबके दो दो चीज़ें आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ के बताऊँ आपको, A minister said that some laws have to be passed by the parliament in order to conform to the regulation decided by the World Trade Organization। जो WTO है यानी वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन है, उसमें जो मिनिस्टर है ना वो कुछ लॉ जो है पास करता है पार्लियामेंट में, ठीक है, उसके रेगुलेशन के लिए, ट्रेड जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलाने के लिए। इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें लिखनी है, अपने आप से सोच के लिखनी है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, जैसे देखिए द फैक्ट दैट द लॉज नीड टू बी पास बाय द पार्लियामेंट इज डेमोक्रेटिक, वो कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक लॉ होनी चाहिए। और वाइल कन्फर्मेशन टू बी WTO रेगुलेशन इज अनडेमोक्रेटिक, और ये जो WTO का हम लोग जो रेगुलेट कर रहे हैं उनको कन्फर्मेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, यह चीज़ें हमें क्या बना देती है, अनडेमोक्रेटिक बना देती है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो पब्लिक है ना उसका रूल होना चाहिए। यहाँ पर तो जो व्यापार संगठन है उसका रूल, उसके परमिशन की बात हो रही है, इसलिए WTO जो है यहाँ पे अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रीपोलिंग इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड। देखिए इलेक्शन कमीशन है ना, उसने ऑर्डर दिया भाई रीपोल करने का, फिर से बूथ बनाने का। तो आप इसे किस तरह से लेते हैं, ये डेमोक्रेसी है या फिर नॉन डेमोक्रेसी? तो देखो रीपोलिंग इज डेमोक्रेटिक, फिर से इलेक्शन कराना, पोलिंग बूथ बनाना, किसी को सुविधा हुई है तो उसके बारे में फिर से कराना, ये सब क्या है, डेमोक्रेटिक है। यानी इसमें आपके हमारे सिटीजन्स की वन वोट वन वैल्यू की केयर की जा रही है। तो ये रीपोलिंग जो डेमोक्रेटिक हो गया। लेकिन वाइल रिंगिंग इज अनडेमोक्रेटिक, रिगिंग क्या है, अनडेमोक्रेटिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी, वोमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ नेवर रीच 10%। देखिए जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, उपस्थिति है, वह 10% से ज़्यादा नहीं है। तो दिस लेड वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वोमेन। तो क्या इस तरह से हम ये कह सकते हैं भाई कि जो ये वोमेन का ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, इसकी जो डिमांड है सीट की वो 1/3 है केवल वोमेन के लिए? ये कैसा है, किस तरह से आपको लगता है, क्या देखते हैं आप इसको? तो देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे कि पुअर लेवल ऑफ वोमेन रिप्रेजेंटेशंस इज अनडेमोक्रेटिक। देखिए जो गरीब स्तर की जो महिलाएं हैं उनकी जो उपस्थिति है वो अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी भावनाएं ही नहीं है ना कि वो पार्लियामेंट में जाके पार्टिसिपेट कर सकें, वो अपने हक की बात कर सकें, है ना। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ना, तो वो पुअर लेवल वाली वुमेन्स के साथ हो जाती हैं, तो इसलिए उनके साथ डेमोक्रेसी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको हम अनडेमोक्रेटिक कैटेगरी में कर सकते हैं। साथ ही साथ वाइल द डिमांड फॉर 1/3 सीट इज डेमोक्रेटिक, लेकिन अगर हम देखें कि जो डिमांड है 1/3, 1/3 सीट जो है डेमोक्रेटिक है, वो क्या है, डेमोक्रेटिक है। यानी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन के लिए वुमेन के लिए जो 1/3 सीट है वो भाई अच्छी चीज़ है, वो महिलाओं के लिए वहाँ पे हक दिया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग डेमोक्रेटिक कहेंगे। लेकिन जो पुअर लेवल ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग अनडेमोक्रेटिक कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ दिस इज नॉट वैलिड रीजन फॉर एग्रीइंग दैट देयर इज ए लेजर पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिन इन डेमोक्रेसी कंट्री। तो बताइए, आपको ये बताना है इसमें भाई कि जो क्या ऐसा वैलिड रीजन है जिसकी वजह से जो ये भूखमरी है, फैमिन मीन्स भूखमरी,
भूखमरी किसी लोकतांत्रिक देश में न आ पाए, इसकी पॉसिबिलिटी जो है लेज़र रहे, यानी कम से कम रहे। ऐसा क्या करना चाहिए? तो इसमें कई ऑप्शन दिए हैं, इन सब के बारे में आपको लिखने हैं। जैसे कि अपोजिशन पार्टीज़ कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टार्वेशन। अपोजिशन पार्टीज़ को जो है ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे, जो लोग भूखे हैं, जो भी इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन आपको दिया है कि क्या करना चाहिए, इसमें से छांटना है आपको। बी में कह रहा है कि भाई फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमिनी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। प्रेस मतलब होता है मीडिया। तो ये मीडिया है ना, इसको रिपोर्ट करना चाहिए जो भी ऐसे पूरे देश के हिस्से में जिस हिस्से में फेमिनी से लोग सफ़र कर रहे हैं, भूखमरी से सफ़र कर रहे हैं, उसके बारे में प्रेस को फ्रीली होके इसको क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन सही है, जिससे कि कभी भूखमरी ना आए या कम किया जा सके? या सी ऑप्शन सही है? देखिए क्या क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट फियर्स इट डिफीट्स इन द नेक्स्ट इलेक्शन। और क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि भाई ऐसा है कि हम अगली बार जो इलेक्शन होगा, जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा, उसमें मैं इसको हरा दूंगा, इससे सबको मुक्त कर दूंगा, किसी भी जगह देश के किसी भी हिस्से में भुखमरी नहीं रहेगी। अभी तक तो ये तीनों आंसर जो है हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसा करेंगे हम लोग तो पॉसिबिलिटी जो है फेमिन की वो कम हो जाएगी। तो लास्ट वाला देखते हैं हम लोग, पीपुल आर फ्री टू बिलीव इन एनी प्रैक्टिसाइड एनी रिलीजन। देखिए जो लोग होते हैं ना, वो किसी भी रिलीजन में, किसी भी धर्म में विश्वास करते हो, उनको स्वतंत्र रखा जाना चाहिए। ऐसा करेंगे हम लोग तो देखिए निश्चय ही एक दिन ऐसा आएगा कि भाई कि जो ये फेमिनी है ना, ये हमारे देश से इससे पॉसिबिलिटी जो है लेज़र हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। यानी हम लोग इसका डी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट मानेंगे। पीपुल आर फ्री टू बिलीव इन प्रैक्टिस एनी रिलीजन। लोगों को अधिक से अधिक ये विश्वास दिलाना होगा कि भाई आप लोग चाहे जिस रिलीजन में प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग फ्री हैं। तो इससे लोग अदर कास्ट के भी आके एक दूसरे को हेल्प करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 40 विलेज इन अ डिस्ट्रिक्ट। देखिए एक गांव में ना 40 गांव हैं, ठीक है। एक ज़िले में 40 गांव हैं, ठीक है, 40 गांव हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मेड नो प्रोविज़न फॉर ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन सरकार ने वहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं किया, कोई भी प्रबंधन नहीं किया किसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए। तो क्या होता है कि दीज विलेजेस मेड एंड कंसिडर्ड मैनी मेथड्स ऑफ फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू दियर नीड, विच ऑफ दीज इज़ नॉट डेमोक्रेटिक मेथड। तो देखिए आपको इसमें ये बताना भाई कि एक ज़िला है जहाँ पे 40 गांव हैं, 40 गांव होने के बावजूद भी वहाँ की जो सरकार है ना, वो जो है पानी पीने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं की है। तो आपको ये बताना है कि जो गांव वाले लोग हैं ना, वो बेचारे बहुत सारे तरीक़ों को फोर्सफुली होकर गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा है जिसमें डेमोक्रेटिक मेथड नहीं दिखाई देता। तो पहला है फिलिंग ए केस इन द कोर्ट्स क्लेमिंग दैट वाटर इज़ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। क्या हमें यह कोर्ट में क्लेम करना चाहिए भाई कि जो पानी है वो हमारे जीवन का एक पार्ट है और अधिकार है हमारा पानी पीना? क्या ऐसा करके कोई केस डालना चाहिए? या दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन इज गिविंग टू ए मैसेज टू ऑल पार्टीज। या फिर हमें ऐसा करना चाहिए भाई कि किसी पार्टीज़ को, इलेक्शन पार्टीज़ को, या आने वाली जो नेक्स्ट पार्टीज़ आ रही है उससे संबंधित हम लोगों को बॉयकॉटिंग करना चाहिए, अपने प्रॉब्लम को उससे कहना चाहिए। सी ऑप्शन है आपका, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हमें ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज करना चाहिए। पब्लिक मीटिंग में जाके ये सारी बातें बोलनी चाहिए। जैसे हम लोग प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, तो इस तरह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जिसमें कि उसने ड्रिंकिंग वाटर प्रोविज़न नहीं बनाया है 40 गाँव होने के बावजूद भी, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। क्या है आपको लगता है इसमें से कौन सा डेमोक्रेसी मेथड है? और डी वाला देख लेते हैं, पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट वाटर। और हमें सरकार को भाई ऑफिशियली रूप से पैसे देने चाहिए पानी के लिए, जिससे कि वो हमें पानी उपलब्ध कराए। देखिए इन चारों में ना, इसमें तो ऊपर के 3 ऑप्शन जो है ना, उसमें तो हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, मतलब ये डेमोक्रेसी का मिस यूज है। ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है भाई कि सरकार भी हमारे लिए पैसे खर्च कर रही है और तमाम चीज़ें व्यवस्था कर रही है, उसके पास कुछ बजट की कमी होगी इसलिए वो व्यवस्था नहीं दे पा रही है। चूँकि वो हमारे लिए अकाउंटेबल है, वो हमें सब चीज़ बता रही है, हम उसके सारी चीज़ जानते हैं कि कैसे बजट पास हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो इसके लिए फिर हमें इन चारों में यदि ऑप्शन ध्यान से देखना रहे तो डी ऑप्शन आपका डेमोक्रेटिक मेथड में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। राइट ए रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आपको एक रिस्पॉन्स देना है भाई कि ये जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एग्रीमेंट है उसके खिलाफ, उसके बारे में आपको अपने रिस्पॉन्स देने, आपको क्या लगता है? तो ए है, आर्मी इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। देखिए जो आर्मी होती है किसी देश में, वो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन और करप्शन मुक्त
भ्रष्टाचार मुक्त संस्था होती है किसी भी देश में। तो देयर फोर आर्मी शुड रूल द कंट्री, तो क्या आर्मी को किसी देश पे रूल करना चाहिए? आपको क्या लगता है? ये सब एग्रीमेंट्स हैं जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सिंपली से हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं भाई कि आर्मी ऑफिसर आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल। देखिए डेमोक्रेसी में होता है कि द गवर्नमेंट रूल इलेक्टेड बाय पीपुल, यानी लोगों के द्वारा जो लीडर सेलेक्ट किए जाते हैं वो डेमोक्रेसी होता है। तो भाई सीधी सीधी बात है कि भले ही आर्मी जो है करप्शन फ्री है और बहुत अच्छी डिसिप्लिन में रहती है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट नहीं की जाती है। उसको तो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है ना, उसमें कोई इलेक्शन थोड़ी होता है, इसलिए वो इलेक्ट नहीं की जाती है। इस तरह से द आर्मी रूल विल बी अनडेमोक्रेटिक। इस तरह से यदि आर्मी रूल करेगी भाई तो यह अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। बी में आपको अपने रिस्पॉन्स देने हैं कि रूल ऑफ द मेजॉरिटी मीन्स द रूल ऑफ ignorant people. What we need is the rule of the wise even if they are in small numbers. देखिए आपको बताना है कि जो इग्नोरेंट लोग हैं हमारे समाज में, जिनको ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसको इग्नोर किया जाता है, ऐसे मेजॉरिटी के जो लोग हैं उन पे रूल करने का क्या मतलब होता है? आप इसको क्या रिस्पॉन्स देंगे? इसमें लिखेंगे हम लोग डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जो यूएएफ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी पूरे लोगों के जितने एडल्ट लोग हैं पूरे यूनिवर्स में उन सबकी यह एक संगठित फ्रेंचाइजी होती है। तो इसने एक आइडिया दिया है डेमोक्रेसी को लेके कि भाई रिस्ट्रिक्टिंग द रूलर्स फ्रॉम ए स्मॉल सेक्शन कंप्राइजिंग ऑफ वाइज पीपुल वुड डिफेट द पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। तो यानी इसमें ये मतलब है भाई कि चाहे कोई आपका इग्नोरेंट पीपुल हो या फिर कोई वाइज पीपुल हो, सभी जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में यदि एडल्ट हैं तो क्या है, इक्वल राइट हैं, उनके पास इक्वल वोट देने के अधिकार हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, इफ़ वी वांट रिलीजियस लीडर्स टू गाइड अस इन स्पिरिचुअल मैटर्स, व्हाई नॉट इनवाइट देम टू गाइड अस इन पॉलिटिक्स एज वेल, द कंट्री शुड बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स। तो देखिए इसमें यह कह रहा है भाई कि जो रिलीजियस, जो धार्मिक लीडर्स होते हैं, जो समाज को, देश को ज्ञान देते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं, ऐसे लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, स्पिरिचुअल मैटर पे गाइड करते हैं हमें, है ना। तो क्या हम इन लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते हैं कि ये लोग पॉलिटिक्स में आके हम लोगों को पॉलिटिक्स से संबंधी भी गाइड करें, है ना। या फिर द कंट्री शुड बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई जो ये रिलीजियस लीडर्स हैं ये कंट्री पे रूल करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? आप क्या राय देना चाहेंगे इसके बारे में? तो देखिए आपको जो भी लगता हो, पर हमें ये लगता है कि भाई जो रिलीजियस लीडर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल, ये जो धार्मिक लोग हैं ना, चाहे धार्मिक लोग हों, चाहे भी आर्मी की बात हम लोग किए तो चाहे आर्मी के लोग हों, ये कोई भी लोग हों, इनको पीपुल इलेक्ट नहीं करते हैं। एंड वी ऑल आर नो दैट द डेमोक्रेसी मीन्स द रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा यदि जब सिलेक्ट की जाती होगी तभी उसे आप डेमोक्रेसी कहेंगे। तो इसमें रिलीजियस हों चाहे कोई आर्मी के लीडर्स हों, ये सब इलेक्ट नहीं किए जाते हैं पीपल के द्वारा, तो ये डेमोक्रेसी है नहीं, है ना। तो एंड हेंस ए कंट्री शुड नॉट बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स। तो जब ये डेमोक्रेसी में नहीं आते हैं भाई, तो ये फिर कैसे देश पे शासन कर सकते हैं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में? तो इस तरह से शायद ये क्वेश्चन अभी है 8 क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, पढ़ेंगे, क्या आप इसको पढ़ के कह सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी में इसका महत्व है, इसकी वैल्यू है, और है तो क्यों है, किस तरह से आपको लगता है? तो चलिए रीड करते हैं। फादर टू डॉटर, एक पिता अपनी पुत्री से कह रहा है भाई कि आई डोंट वांट टू हियर यू ओपिनियन अबाउट योर मैरिज, मैं तुम्हारी शादी के बारे में तुम्हारी कोई ओपिनियन नहीं सुनना चाहता हूँ। इन आवर फैमिली चिल्ड्रन मैरी वेयर द पेरेंट्स टेल देम टू, हमारे परिवार में जो भी बच्चे हैं उनकी शादी वही होती है, करते हैं जहाँ पर उनके पेरेंट्स टेल, बताते हैं उन्हें। तो भाई इस तरह की चीज़ों में आपको क्या लगता है कि फैमिली में डेमोक्रेसी है कि नहीं है, है ना। तो सीधे पता चल रहा है भाई कि उसके इच्छाओं का हनन हो रहा है, तो देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। सिंपल लिखेंगे हम लोग, इन दिस केस, इस केस में द डॉटर डज नॉट हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस, उसके पास अपना खुद का स्वतंत्रता का कुछ भी चुनने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है। इस हैंस, इस प्रकार से दिस इज अनडेमोक्रेटिक, या क्या है, अनडेमोक्रेटिक हो जाता है। बी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। टीचर टू स्टूडेंट, एक टीचर स्टूडेंट से कहता है डोंट डिस्टर्ब माई कॉन्सेंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चन इन द क्लासरूम। देखो वो एक विद्यार्थी से कहता है टीचर कि है सुनो, तुम मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो है ना ख़राब मत करो अपने क्वेश्चन पूछ के क्लासरूम में। आया समझ में बात तुमको? तो अब बताइए इस कंडीशन पे अगर ऐसा टीचर कोई कहेगा तो क्या डेमोक्रेसी है? वही लिखेंगे हम लोग, द टीचर मे बी इन्वॉल्व इन थिंकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड हेंस इज आस्किंग द स्टूडेंट नॉट डिस्टर्ब टू हर। तो जो टीचर है, जो मैम है ना, वो कह रही है
भाई उसका जो कंडीशन है वो बताना लिखना है हमें कि वो किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है ना थिंकिंग कर रही है, सोच रही है, और इस तरह से वो स्टूडेंट के क्वेश्चनों को पूछने से वो डिस्टर्ब हो जा रही है। इट कैन नॉट बी सेड विद श्योरिटी वेदर द टीचर रिक्वेस्ट इज डेमोक्रेटिक और नॉट। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा भी हो सकता है कि टीचर सच में कॉन्सन्ट्रेट होकर क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन खोज रहा होगा, है ना, तो आप ऐसे में उसको डिस्टर्ब करेंगे बार बार क्वेश्चन पूछ के। क्वेश्चन पूछने का टाइम कुछ और होता है ना, वो आपको चांस देता होगा। यदि चांस नहीं देता होता तो इसमें लिखा होता, तो यहाँ पर हो जाता अनडेमोक्रेटिक, लेकिन चांस देता है कि नहीं ये नहीं लिखा है, तो इट मीन्स वो किसी अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर खोजने में लगा हुआ है। उसमें यदि आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं तो वो कह सकता है, भाई उसका अधिकार है, वो कह सकता है कि प्लीज़ कॉन्संट्रेशन ना हटाओ मेरा, हो सकता है कोई महत्वपूर्ण टॉपिक हो उसके पास, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर श्योर नहीं है कि डेमोक्रेटिक है भी या नहीं है। इसी तरह सी में है कि भाई एम्प्लॉयज़ टू द ऑफिसर, जो एम्प्लॉई होते हैं ना, नौकर चपरासी जो भी, वो ऑफिसर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आवर वर्किंग हावर्स मस्ट बी रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ। देखिए जो काम करने का समय है हम लोगों का ना, वो नियम के अनुसार आधार पे, कानून के आधार पे जो है ना रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए। आप हम लोगों से इतना ज़्यादा काम करवा रहे हैं, तो बताइए यहाँ पे आप लोग सोच के कि ऐसे संस्था में जो एम्प्लॉई और ऑफिसर के बीच में जो लिविंग रिलेशनशिप है उसमें डेमोक्रेसी है कि नहीं है। तो हम इसमें कह सकते हैं द एम्प्लॉई इज आस्किंग द फंडामेंटल राइट हैंस इट इज़ डेमोक्रेटिक, यानी जो एम्प्लॉई है वो ऑफिसर से अपने सामान्य नैतिक कर्तव्य आधार की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है, इसलिए भाई यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। 9th नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कंट्री एंड डिसाइड इफ यू वुड कॉल इट ए डेमोक्रेसी, गिव रीजन टू सपोर्ट योर डिसीजंस। तो देखिए इसमें आपको ये बताना है ना कि ये जो कंडीशन आपको ABC करके दिए हुए हैं, इसमें आपको डिसाइड करना है कि भाई आप इसे डेमोक्रेसी कहेंगे या नहीं कहेंगे। यदि कहते हैं तो किस रीजन से आप इसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तो देखिए पहला है, ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट, इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली, यानी जितने भी नागरिक हैं वो उनके पास समान अधिकार है वोट देने का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अनुसार, और इलेक्शन भी जो है ना वो रेगुलरली नियमित समय पे होते रहते हैं। तो सीधी सी बात है, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो सीधी सी बात है भाई कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक बिल्कुल है। तो लिखेंगे हम लोग, रेगुलर इलेक्शन एंड इंडिविजुअल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आर टू इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के दो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, इसको आप लोग याद रखिए, रेगुलर इलेक्शन और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और ये सब दोनों हो रहे हैं, तो हेंस दिस इज ए डेमोक्रेटिक सिचुएशन, हम लोग कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिचुएशन है। बी में उसी तरह हम लोग को देखना है, केस पढ़ना है, द कंट्री टूक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज, कोई भी देश जो है ना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो है लोन लेता है, ठीक है। वन ऑफ द कंडीशन फॉर गिविंग लोन वाज दैट द गवर्नमेंट वुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंस ऑन देयर एजुकेशन एंड हेल्थ। अब आपको ये बताना भाई कि जो उसने लोन लिया है सरकार ने ना, उसको वो लोन कहाँ पे रिड्यूस कर रहा है, खर्च कर रहा है एजुकेशन पे और हेल्थ पे खर्च कर रहा है। तो आपको बताना भाई कि ये डेमोक्रेसी है कि अनडेमोक्रेटिक है। देखिए इसमें क्या है, एन इंटरनेशनल एजेंसी शुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ अ कंट्री। देखिए जो इंटरनेशनल एजेंसी है ना, वो किसी भी प्रकार के किसी भी देश के आंतरिक इंटरनल जो मैटर्स हैं उसमें कोई भी उसका मतलब नहीं होता, वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, नहीं करेगी। इसलिए भाई यहाँ पे दिस इज अनडेमोक्रेटिक है, जो है अनडेमोक्रेटिक है। जैसे कि कोई हम लोग कह रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल एजेंसी है, वो आप किसी देश के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके शिक्षा के लिए जो है ना लोन दे रही है, तो इसको आप क्या, आपको किस हिसाब से लगेगा, कोई नेता आपसे ऐसे कहेगा तो आपको किस तरह से लगेगा, तो आपको लग जाएगा कि भाई ये अनडेमोक्रेटिक है, यहाँ पे कोई घपला है, यहाँ पे कोई घपला कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बाहरी इंटरनेशनल एजेंसीज है ना, उनका हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या गरीबी है, क्या कौन मर रहा है, उससे उनको क्या मतलब है भाई, कोई मतलब है? नहीं मतलब है। हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे पड़ोसी देश से क्या मतलब है, वो मतलब रखता है? नहीं रखता है ना। तो वो उसका मैटर है। हमारे देश में कोई समस्या आ जाती, कोई दया दृष्टि से हो जाए, काइंडनेस के कारण, तो एक दूसरे से सहायता कर दे, अलग बात है। लेकिन वैसे भी लोन वोन देने के लिए, दया दृष्टि दिखाने के लिए कोई कंट्री इतना अमीर नहीं है कि कोई किसी भी दिखाएगा। तो सीधे से हम लोग इस बात से समझ सकते हैं कि भाई इंटरफेयर नहीं कर सकता हमारे आंतरिक मैटर्स में, तो इसलिए यह अनडेमोक्रेटिक हो जाता है। सी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, पीपुल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेज। मान लीजिए कोई लोग हैं वो 7 भाषाओं से ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, 7 भाषाओं से ज़्यादा लैंग्वेज यूज करते हैं, बट एजुकेशन इज लेवल ओनली 1 लैंग्वेज। लेकिन जो शिक्षा का स्तर है वहाँ पे केवल एक ही लैंग्वेज में यूज है, मतलब चलता है वहाँ पे पढ़ाई। मान लीजिए कोई इंग्लिश ही हो या हिंदी हो या उर्दू ही हो, कुछ भी हो, मराठी ही हो। द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% पीपुल ऑफ द दैट कंट्री। तो आपको क्या लगता है भाई कि कहीं पे 7 प्रकार के लैंग्वेज बोलने के लिए
लोग हैं, है ना, और वहाँ पे केवल एक ही लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। तो आप बताइए भाई कि ये जो 52% लोग हैं पूरे दुनिया के, अपने कंट्री के, उनके साथ ये क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी है कि अनडेमोक्रेटिक है? तो सीधे सीधे पता है कि अनडेमोक्रेटिक है। दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर मेजोरिटी व्यूज इज बीइंग इम्पोज्ड एंड हेंस इज अनडेमोक्रेटिक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई कि यहाँ पे क्या है, अनडेमोक्रेटिक है। ओके स्टूडेंट, तो आपका थोड़ा सा और रह गया है। डी में है, देखिए, several organizations have given a call for peaceful demonstration and nationwide strikes in the country to oppose the policies. Government has arrested these leaders. देखिए, सर्वल ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे संस्थाएं होती हैं ना कि वो किसी पीसफुल शांति के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आवाज़ उठाती है, नेशनल वाइड के लिए स्ट्राइक्स करती हैं। तो ऐसे लोगों को ना ये पॉलिसीज़ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इनको अरेस्ट कर लेती है। तो आपको क्या लगता है कि ये डेमोक्रेसी है या फिर अंडर डेमोक्रेटिक है? तो देखिए, अच्छी चीज़ों के लिए हम आवाज़ उठाएंगे ही, ठीक है, और अच्छी चीज़ों के लिए यदि हम आवाज़ उठा रहे हैं फिर भी हमें गवर्नमेंट जो है अरेस्ट करती है, तो यहाँ पे अनडेमोक्रेटिक हो जाता है। तो वही चीज़ आंसर में लिखना है हम लोग को कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइड द राइट टू प्रोटेस्ट। देखिए, हमें अधिकार देता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए। तो इसी तरह से द गवर्नमेंट इज डिनेइंग द सच राइट्स इट्स सिटीजन्स हैंस अनडेमोक्रेटिक। और अगर कोई गवर्नमेंट उसे अरेस्ट कर रही है तो इसका मतलब है भाई कि जो गवर्नमेंट है वो इस राइट का हनन कर रही है, इस राइट को छीन रही है, अधिकार को छीन रही है, इसलिए यहाँ पर अनडेमोक्रेटिक हो जाता है। ई क्वेश्चन में है, द गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एंड टेलीविजन्स इन द कंट्री। देखिए, जो गवर्नमेंट होती है उसका खुद का रेडियो टेलीविज़न हो जाए किसी देश में, और ऑल द न्यूज़पेपर हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पब्लिश एनी न्यूज़ अबाउट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड प्रोटेस्ट। और जो न्यूज़पेपर वाले हैं उन सबको भी भाई परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से कि भैया है गवर्नमेंट भगवान, आपकी मैं ये न्यूज़ छापूँ कि न छापूँ। देखिए, ऐसा कंडीशन जिस देश में हो जाएगा भाई, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी कहाँ है क्या? नहीं है ना। इसलिए लिखेंगे फ्रीडम ऑफ मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। फॉर अ डेमोक्रेसी एक मीडिया का आज़ाद होना बहुत ही आवश्यक है। दिस इज़ एन अनडेमोक्रेटिक एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल हम लोग ई का देख रहे थे क्या है, अनडेमोक्रेटिक हो जाता है। जैसे कि अभी चल रहा है, अभी आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में रिया और सुशांत का, तो उसमें आप लोग देख रहे हैं मीडिया किस तरह से स्वतंत्र होकर अपना रोल प्ले कर रही है और किस तरह से वर्क कर रही है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे लेसन समाप्त हो जाता है, इसकी एक्सरसाइज हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और ज़्यादा इसको एक्सप्लेनेशन रूप में समझने के लिए डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी आप हमारे वीडियो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और वहाँ से आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। और एक बार आप वीडियो देखेंगे और आपको दोबारा फिर उसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा अच्छे से आपको बना के बताने की कोशिश की गई है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।